आज यानी 7 नवंबर को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक एक वर्ष पूरे देश में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर कई सारे उत्सवों का आयोजन होगा। यह हमारे राष्ट्रीय गीत के रूप में शामिल किया गया है और वंदे मातरम राष्ट्रीय चेतना को जगाने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर चुका है। ऐसे में वंदे मातरम को किसने लिखा है, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसकी वर्षगांठ क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, आज की करंट न्यूज में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मैं हूँ गीतांजलि। आज यानी 7 नवंबर को 150वीं वर्षगांठ पर वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है। उन्होंने वंदे मातरम को कहा कि वह स्वतंत्रता संग्राम की आवाज रहा है, वह स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा रहा है। वह न केवल शब्द है जबकि यह एक मंत्र के रूप में काम करता है, यह ऊर्जा प्रदान करता है और यह हर युग के लिए प्रासंगिक है। तो आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे कब कैसे शामिल किया गया और इसे कब लिखा गया, किसने इसकी रचना की, ये आज के प्रश्न है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी रचनाकार की। तो वंदे मातरम जिसकी 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। उसे जिन्हें आपको कई बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम से भी इनका नाम मिल सकता है। ठीक है, इन्होंने अक्षय नवमी के दिन 1875 में इसकी रचना की थी और वह 7 नवंबर का ही दिन था। ठीक है, वह कौन सा दिन था, 7 नवंबर का ही दिन था, इसलिए नवंबर का ही दिन था, इसलिए इस दिन को मना। ठीक है, इसलिए 7 नवंबर को ही इसकी तो 50 वर्ष पूरे होकर इसकी 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इन्होंने सबसे पहले इसे आनंद मठ में शामिल किया। आनंद मठ उनका एक उपन्यास है, आनंद मठ, जो कि 1882 में लिखा गया था। इसमें इन्होंने गीत को शामिल किया। ठीक है, और इसी से बाद में इसे प्रकाशित किया गया। तो वंदे मातरम की जब बात की जाएगी कि इस शब्द का अर्थ क्या है, वंदे मातरम शब्द का अर्थ है कि मैं तुझे नमन करता हूं। किसे, माँ को। वंदे मातरम इसका अर्थ है माँ, मैं तुझे नमन करता हूं। और यहाँ माँ के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वह भारत माता के लिए किया गया। जो माँ शब्द है वह भारत माता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, मूल रूप से वंदे मातरम जो हमने जिस गीत की बात की, मूल रूप से यह संस्कृत व बांग्ला भाषा में लिखा गया है। तो इससे जुड़े कुछ और तथ्यों को ध्यान रखें कि इसे मूल रूप से संस्कृत व बांग्ला भाषा में लिखा गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। आनंद मठ उपन्यास जो आनंद मठ है उसमें इसे शामिल किया गया था। ये ध्यान रखें कि चूंकि महत्वपूर्ण हो जाता है, भारत माता के प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय आंदोलनों के समय से शामिल किया गया था। इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में स्वीकार किया गया। राजेंद्र प्रसाद जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि जैसे जनगण मन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वैसे ही वंदे मातरम भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह स्वतंत्रता संग्राम के समय देशभक्ति का नारा बना था। यह स्वतंत्रता संग्राम के समय देशभक्ति का नारा बना था। ठीक है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण भी था उस समय और फिर इसे हमने महत्वपूर्ण कृति के रूप में भारत में शामिल करने की बात करी। क्रांतिकारियों और जनता ने इसे अपने आजादी के प्रतीक के रूप में देखा। क्रांतिकारी और जनता ने इसे आजादी के प्रतीक के रूप में देखा। ठीक है, तो कई सारे महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर ये पाया गया कि महत्वपूर्ण गीत है, इसलिए हमें इसे एक भारत के लिहाज से सम्मानजनक गीत के रूप में शामिल करना चाहिए। यह पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ। पहली बार साहित्यिक पत्रिका, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, बंग दर्शन
बंग दर्शन में आनंद मठ उपन्यास के एक हिस्से के रूप में बंग दर्शन में प्रकाशित किया गया। यानी इसमें लिखा था कि आनंद मठ उपन्यास का एक गीत है, इसके रूप में इसे इसमें शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा, हमने बात भी की कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये उपन्यास लिखा गया था और इसी हिस्से के रूप में इसे इसमें शामिल किया गया था। 1937 हम भारत की बात करें तो 1937 में इसके कुछ अंश हटाए गए थे। तो एक और फैक्ट नोट कर लीजिएगा कि 1937 में इस गीत के कुछ अंश हटाए गए थे। कारण जो बताया गया था अंश हटाने का कि धार्मिक कारणों की वजह से, धार्मिक कारणों की वजह से इससे कुछ अंश हटाए गए थे। ये महत्वपूर्ण है एक फैक्ट के रूप में। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात है, जिस व्यक्ति ने इस गीत को लिखा है उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका जन्म माना जाता है, ध्यान रखें, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था 1838 में। 25 देखिए जून 1838, डेट याद रखेगा, 1838 में इनका जन्म हुआ और 7 अगस्त 1858 में ये उन प्रमुख व्यक्तियों में शामिल हुए जिन्होंने ग्रेजुएशन प्राप्त, ग्रेजुएट की डिग्री ली, ग्रेजुएशन की उपाधि ली, ठीक है। तो जिसने ग्रेजुएट किया 1858 में, ये उन भारत के उन व्यक्तियों में शामिल थे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया। क्योंकि उस समय ग्रेजुएशन कंप्लीट करना अपने आप में बड़ी बात मानी जाती थी, तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत इन्होंने कलेक्टर के रूप में काम किया। आपको कई जगह डिप्टी कलेक्टर भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा, और कई जगह कलेक्टर भी मिलेगा। तो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत इन्होंने कलेक्टर के पद पर काम किया। कब काम किया? 7 अगस्त ज्वाइनिंग की इन्होंने 7 अगस्त 1858, ठीक है। जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ इन्होंने कलेक्टर का पद ज्वाइन कर लिया था। हालांकि इनके पिताजी भी डिप्टी कलेक्टर थे, ध्यान रखिएगा। इन्होंने अपने सेवानिवृत्ति के पहले तक बंगाल प्रेसिडेंसी के 15 जिलों में काम किया। बंगाल प्रेसिडेंसी के लगभग 15 जिलों में, अपनी सेवानिवृत्ति से पहले लगभग 15 जिलों में काम ये कर चुके थे। इन्हें पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इन्हें बंगाल में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, क्योंकि भले ही इन्होंने डायरेक्टली राष्ट्रीय आंदोलन में ये खुद नहीं कूदे थे, लेकिन इनकी जो रचनाएं थी उस समय इन्होंने युवाओं को खूब प्रेरित किया था। राष्ट्रीय भावना इन्होंने जागृत करने के लिए कई सारी रचनाएं भी लिखी। सरकारी नौकरी करते हुए भी इन्होंने साहित्यिक और राष्ट्रभक्ति से जुड़ी हुई रचनाएं लिखी। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। साहित्यिक व राष्ट्रभक्ति से संबंधित रचनाएं इन्होंने लिखी थी, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। और एक और बात ध्यान रखें कि इन्होंने कई उपन्यास लिखे और बांग्ला साहित्य में इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो बांग्ला साहित्य में इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इनके कुछ या आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण उपन्यास है जिनके हम नाम लिख लेते हैं। पहला है आनंद मठ, दूसरा है कपाल कुंडला। ये महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक है, जिन्हें आपको हाईलाइट करके नोट करना है, ठीक है। पहला है आनंद मठ, ठीक है, ये इनकी इमेज है। दूसरा है कपाल कुंडला, ये इनके प्रमुख उपन्यासों में से एक माना जाता है। ऐसा कई जगह आपको मिलेगा कि ये फर्स्ट ऐसा प्रसिद्ध उपन्यास था इनका कपाल कुंडला। और आनंद मठ अपने आप में महत्वपूर्ण था। वंदे मातरम इसी के संकलन के भीतर शामिल है। 1882 में आनंद मठ प्रकाशित हुआ था। और इनका एक और उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी। हालांकि कई सारे उपन्यास, 10 से भी अधिक उपन्यास इन्होंने लिखे हैं नंदिनी। इन्होंने न केवल उपन्यास बल्कि कविताएं भी लिखी हैं, ठीक है। तो न केवल उपन्यास बल्कि कविताएं भी लिखी हैं। कविताओं के साथ साथ इन्होंने निबंध भी लिखे हैं। तो इसीलिए इन्हें बंगाल साहित्य में उपन्यास सम्राट कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कई सारे उपन्यासों की रचना की है, जिसमें से कुछ उपन्यास हमने लिखे भी। पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने उस समय युवाओं को प्रेरित किया था राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और राष्ट्र भावना को जगाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है।
तो ये प्रमुख इंपॉर्टेंट तथ्य थे जिन पर हमने चर्चा की। अगले सेशन में अगर कभी भी चर्चा होगी तो हमें डिटेल्स इनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जन गण मन के रचनाकार कौन है, इसे कब राष्ट्रगान के रूप में शामिल किया गया और संविधान सभा में इसके बारे में क्या चर्चा हुई। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।